हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय पहलवान की ढोलक लेकर आए हैं। पहलवान की ढोलक, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्ठन के दांव पेंच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कुश्ती के समय ढोल की आवाज, ढोल बजते ही लुट्ठन की रगों में खून दौड़ने लगता था। उसे हर थाप में नए दांव पेंच सुनाई पड़ते थे। ढोल की आवाज उसे साहस पैदा करती थी। ढोल की आवाज और लुट्ठन के दांव पेंच में निम्नलिखित तालमेल था। नंबर 1, धाक धिना तिरकट तिना। इसका अर्थ था दाव काटो, बाहर हो जाओ। चटाक कर चट धा, उठा पटक दे। धिना 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 धिक धिना, चित करो। ढक्का ढिक ढिना, वा पट्ठे। चट चट गिड़ चट धा, मत डरना। ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में उत्साह का संचार करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्ठन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? या लुट्ठेन लिखा है, लुट्ठन। लुट्ठन पहलवान का जीवन उतार चढ़ावों से भरपूर रहा। जीवन के हर दुख सुख से उसे दो चार होना पड़ा। सबसे पहले उसने चांद सिंह पहलवान को हरा पहलवान का दर्जा प्राप्त किया। फिर काला खां को भी परास्त कर दिया। अपनी धाक आसपास के गांव में स्थापित कर ली। वह 15 वर्ष तक अजय पहलवान रहा। अपने दोनों बेटों को भी उसने राजाश्रित पहलवान बना दिया। राजा के मरते ही उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विलायत से राजकुमार ने आते ही पहलवान और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से अवकाश दे दिया। गांव में फैली बीमारी के कारण एक दिन दोनों बेटे चल बसे। एक दिन पहलवान भी चल बसा और उसकी लाश को सियारों ने खा लिया। इस प्रकार दूसरों को जीवन संदेश देने वाला पहलवान स्वयं खामोश हो गया। लुट्ठन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? उत्तर, पहलवान ने ढोल को अपना गुरु माना और एकलव्य की भांति हमेशा उसी की आज्ञा का अनुकरण करता रहा। ढोल को ही उसने अपने बेटों का गुरु बनाकर शिक्षा दी कि सदा उसको मान देना। ढोल लेकर ही वह राज दरबार से रुखसत हुआ। ढोल बजा बजा कर ही उसने अपने अखाड़े में बच्चों लड़कों को शिक्षा दी, कुश्ती के गुर सिखाए। ढोल से ही उसने गांव वालों को भीषण दुख में भी संजीवनी शक्ति प्रदान की। ढोल के सहारे ही बेटों की मृत्यु का दुख 5 दिन तक दिलेरी से सहन किया और अंत में वह भी मर गया। यह सब देखकर लगता है कि उसका ढोल उसके जीवन का सबल जीवन साथी ही था। प्रश्न नंबर 4, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्ठन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? ढोल की आवाज़ सुनकर लोगों में जीने की इच्छा जाग उठती थी। पहलवान नहीं चाहता था कि उसके गांव का कोई भी आदमी अपने संबंधी की मौत पर मायूस हो जाए, इसलिए वह ढोल बजाता रहा। वास्तव में
ढोल बजाकर पहलवान ने अन्य ग्रामीणों को जीने की कला सिखाई। साथ ही अपने बेटों की अकाल मृत्यु के दुख को भी वह कम करना चाहता था। प्रश्न नंबर 5, ढोल की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज़ बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामीणों में संजीवनी का संचार करती थी। कैसे करती थी? उत्तर, महामारी की त्रासदी से जूझते ग्रामीणों को ढोल की आवाज़ संजीवनी शक्ति की तरह मौत से लड़ने की प्रेरणा देती थी। यह आवाज़ बूढ़े, बच्चों व जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित कर देती थी। उनकी स्पंदन शक्ति से शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में बुखार को दूर करने की ताकत न थी, पर उसे सुनकर मरते हुए प्राणियों को अपनी आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती होगी। उस समय वे मृत्यु से नहीं डरते थे। इस प्रकार ढोल की आवाज़ गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी। प्रश्न नंबर 6, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर था? महामारी से ने सारे गांव को बुरी तरह प्रभावित किया था। लोग सूर्योदय होते ही अपने मृत संबंधियों की लाशें उठाकर गांव के शमशान की ओर जाते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। सूर्यास्त होते ही सारे गांव में मातम छा जाता था। किसी न किसी बच्चे, बूढ़े अथवा जवान के मरने की खबर आग की तरह फैल जाती थी। सारा गांव शमशान घाट बन चुका था। प्रश्न नंबर 7, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? इसकी वजह अब कितने खेलों ने ले ली है। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? पहला, कुश्ती या दंगल पहले लोगों व राजाओं का प्रिय शौक हुआ करते थे। राजा पहलवानों को सम्मान देते थे, परंतु आज स्थिति बदल गई है। अब पहले की तरह राजा नहीं रहे। दूसरे, मनोरंजन के अनेक साधन प्रचलित हो गए हैं। दूसरा, कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेल प्रचलित हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज, फुटबॉल आदि। तीसरा, कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। साथ साथ पहलवानों को उचित प्रशिक्षण तथा कुश्ती को बढ़ावा देने हेतु मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते। उत्तर, लेखक ने इस कहानी में कई जगह प्रकृति का मानवीकरण किया है। यह गद्यांश भी प्रकृति का मानवीकरण ही है। यहाँ लेखक के कहने का आशय है, जब सारा गांव मातम की सिसकियों में डूबा हुआ था तो आकाश के तारे भी गांव की दुर्दशा पर आंसू बहाते प्रतीत होते हैं, क्योंकि आकाश में तारों और निशब्दता छाई हुई थी। यदि कोई तारा अपने मंडल से टूटकर पृथ्वी पर फैले दुख को मिटाने आता भी था तो वह रास्ते में ही विलीन हो जाता था, अर्थात वह पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता था। अन्य सभी तारे उसकी भावुकता को नहीं समझते, वे तो केवल उसका मजाक उड़ाते थे और उस पर हंस देते थे। प्रश्न नंबर 9, पाठ में आए अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण के अंश। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। आशय देखिए, रात का मानवीकरण किया गया है।
ठंड में ओस, रात में आंसू जैसे प्रतीत होते हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। दूसरा, तारे उनकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तारों का को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। वे मजाक उड़ाते प्रतीत होते हैं। ढोलक लुढ़की पड़ी थी। आशय, यह पहलवान की मृत्यु का वर्णन है। पहलवान व ढोलक का गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है। पाठ के आसपास के क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति को चित्रित किया गया है। आप ऐसी अन्य पदों स्थितियों की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे या करेंगी। उत्तर, पाठ में मलेरिया, हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। आजकल स्वाइन फ्लू और कोरोना जैसी महामारी का आम लोगों में दहशत है। मैं ऐसी स्थिति में निम्नलिखित कार्य करूंगा। लोगों को स्वाइन फ्लू या कोरोना के विषय में जानकारी दूंगा। आप यहाँ पर स्वाइन फ्लू की जगह कोरोना के बारे में भी लिख सकते हैं। स्वाइन फ्लू के रोगियों को उचित इलाज कराने की सलाह दूंगा। कोरोना में आप लोगों को मेडिकल सुविधाएं और घर पर एकांत रहने की सलाह देंगे। जुखाम व बुखार के रोगियों को घर में रहने तथा मास्क लगाने का परामर्श दिया जाएगा। मरीजों की जांच में सहायता की जाएगी। प्रश्न नंबर 2, ढोलक की थाप। मृत गांव में संजीवनी भरती रहती थी। कला और जीवन के संबंध को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। कला और जीवन का गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कला जीवन को जीने का ढंग सिखाती है। व्यक्ति का जीवन आनंदमय बना रहे, इसके लिए कला बहुत जरूरी है। यह कई रूपों में हमारे सामने आती है, जैसे नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला आदि। कला जीवन की प्राण शक्ति है। कला के बिना जीवन की कल्पना करना बेमानी है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करना न भूलें।